Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Baki Ahmad from Bihar, ये प्रॉब्लम लीनियर मैट्रिक्स में लीनियर इक्वेशन की है. मीन्स एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन चैप्टर से, और एक थ्योरम है. प्रूव दैट ए सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन AX is equal to B is consistent if a matrix of a coefficient matrix A equal to the rank of the coefficient matrix A equal to the rank of augmented matrix. यहाँ पर augmented matrix A भी होगा. तो यानी हमें प्रूव ये करना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा हो वो नॉन होमोजीनियस हो. मीन्स ये कि लेफ़्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ज़ीरो ना हो. ये AX इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ नंबर ज़रूर होना चाहिए ज़ीरो के अलावा, तो वो नॉन होमोजीनियस कहलाएंगे. इस कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा यानी इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा. यहाँ पर इफ़ लगा तो इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले जो है अगर इसको हमने सही माना है तो उसके बाद वाला सही होगा, और इसके बाद वाला यानी इस IFF लिखा हुआ है, इसके बाद वाला अगर सही मानते हैं तो उससे पहले वाला सही होगा. तो इसमें इतना तो हमें दोनों में कॉमन रखना है. ए सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन इतना, और इसके बाद जो है इसके बाद ये कंसिस्टेंट होगा. ये सिस्टम जो होगा कंसिस्टेंट होगा तब ये बात होगी, और ये होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा. ये हमको प्रूव करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक साइड से दूसरी साइड जाना होगा. कोई भी हम यहाँ पर ले सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है. तो इसमें हम सबसे पहले ये अगले पेज पर देख रहे हैं कि प्रूफ में कंसीडर करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन. जैसा कि हमें बोला गया है, कंसीडर द सेट ऑफ M नॉन होमोजीनियस, ये होमोजीनियस यानी ना हो, लीनियर इक्वेशंस. तो इसमें इक्वेशन हम लोगों को यूजुअली लीनियर इक्वेशन इस तरीके से दिया होता है, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं. A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस A1n xn इज इक्वल टू B1. A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस A2n xn इज इक्वल टू B2. इसी तरीके से ऐसे तीसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन एंड सो ऑन. और जब इसका MI इक्वेशन होगा, mth इक्वेशन होगा, तो M1 पहला रो के लिए होता है, दूसरा कॉलम के लिए होता है. तो सेकंड रो शुरू हुआ तो 2 आ गया, थर्ड रो A3 आ गया, और M रो शुरू हुआ M हो जाएगा. कॉलम जो कि फर्स्ट है तो यहाँ पर 1 1 लिखा हुआ है. सेकंड कॉलम में ये 2 2 हो जाएगा. x1 प्लस AM2 x2 प्लस एंड सो ऑन AMN xn इज इक्वल टू BM. यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मीन जब सिस्टम उसे बोलते हैं जब कई चीज़ों से मिलके बना होता है सिस्टम. तो यहाँ पर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है. इसको हम इक्विवेलेंटली मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले आती है यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट मैट्रिक्स में जो x के जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर वो लिख देंगे. यानी A11 अगर हम कॉलम में लिखें तो A21 और एंड सो ऑन. इसके बाद में यहाँ पर हम लिख देंगे AM1. फिर सेकंड कॉलम के x के जो कोफिशिएंट्स हैं A12 A22 एंड सो ऑन AM2. ऐसे फिर थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन कॉलम चलेंगे, और लास्ट कॉलम जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसे A1n A2n एंड सो ऑन AMN. और जो
एक्स है यहाँ पर, उसको इस तरीके से लिख देंगे, यानी x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn यहाँ पर होंगे। ये जो वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं xn तक हैं। और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू हैं कॉन्स्टेंट्स हैं b1, b2, b3 एंड सो ऑन, और लास्ट में bm। इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं कैपिटल X से, और इस मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं कैपिटल X से वेरिएबल मैट्रिक्स को, और ये इसको डिनोट कर सकते हैं B से कांस्टेंट मैट्रिक्स को। तो इससे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में ये आ चुका है। अब चूँकि हमें दो चीज़ें यहाँ पर लेना है, यानी अभी हमने बताया इफ़ से पहले वाला और इफ़ से बाद वाला। तो इफ़ से पहले वाला अगर हम मान लेते हैं सही है, यानी तो हम लिखेंगे लेट द सिस्टम मतलब जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशंस है उनका सिस्टम है कई। तो सिस्टम 1, लेट द सिस्टम 1 वी कंसिस्टेंट। इफ़ से पहले हमने इस वाले को मान लिया कि वो सही है, कंसिस्टेंट मान लिया, सिस्टम को कंसिस्टेंट मान लिया। तो उसके इफ़ के बाद जो लिखा हुआ था सो दैट 1 हैज़ ए सॉल्यूशन गिवन बाय। तो अगर ये हमने मान लिया कि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका सोल्यूशन होगा। मीन्स जो यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हमने किए हैं x1, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वो वैल्यू अब मान लेते हैं कि x1 है, x1 की k1 है और x2 की k2 है, इसी तरीके से एंड सो ऑन xn की kn है। तो हमने ये मान लिया कि इससे पहले सिस्टम को कंसिस्टेंट, पहले हमने इसको कंसिस्टेंट माना। इसको प्रूव कर देंगे जो ए की रैंक है वो इक्वल होगी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की। फिर बाद में इससे पहले बाद वाला जो है हम सही मानेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। दोनों तरफ से प्रूव करना होगा इस थ्योरम को। तो ये वैल्यू ऐसी वैल्यू होंगी जो सेटिस्फाई करेंगी, यानी हम लिख सकते हैं सेटिस्फाइंग ऑल द m इक्वेशंस, जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है उनको ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि सेटिस्फाई करने का मतलब ही है कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम तभी होगा। अगर ऐसा होगा कि ये सेटिस्फाई करेंगी तब हम इसको पहले तो हम डिटेल में लिख दे रहे हैं, लेकिन आप जो है उसको यहाँ पर जब प्रूव करेंगे एग्ज़ामिनेशन में तो उसको आपको नहीं लिखना है, उसको हम इससे हम बॉक्स में बंद कर देंगे और जो उससे रिज़ल्ट निकल के आएगा उससे आप यूज़ करेंगे। यानी ये समझाने के लिए हम यहाँ पर अभी लिख रहे हैं, थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं कि चूँकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो हम इनको सेटिस्फाई करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो यानी इक्वेशन नंबर 1 से दैन हमने लिख भी दिया यहाँ पर। दैन इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं a11, यानी जहाँ पर x1 मिले वहाँ पर रख देना है हमको k1 रख देना। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर हमें मिल रहा है x2 वहाँ पर k2। ये हमें लिखना नहीं है, मतलब लिखेंगे तो लेकिन शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। इतना बड़ा लिखेंगे तो इतना एग्जामिनेशन में टाइम नहीं होता है। अगर टाइम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो दे देंगे तो और क्वेश्चन जो है वो छूट सकते हैं। तो शॉर्ट नोटेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। एक्सन की वैल्यू हमें kn यहाँ पर लिखनी है इजिकल टू v1। ऐसे दूसरे वाले इक्वेशन में भी हमें इन सारी वैल्यूज़ को लिखना है। x1 की वैल्यू k1 के बराबर है, x2 की वैल्यू रखेंगे अभी पहले x2 की यहाँ पर k2 प्लस एंड सो ऑन प्लस इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यू सारी यहाँ पर पुट कर रहे हैं जो भी हमने यहाँ पर मानी है। लेट की इस सिस्टम का इक्वेशन है, सिस्टम का सॉल्यूशन है, तो इसलिए यानी सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है इसलिए सॉल्यूशन होगा। तो इन ये वैल्यू सारी सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही जितनी भी हमारी m इक्वेशंस हैं वो सभी की सभी जो है वो इन वैल्यू से सेटिस्फाई होंगी। तो इन वैल्यू को वहाँ पर हम रख देते हैं am1 k1 प्लस am2 k2 प्लस एंड सो ऑन प्लस amn
और Kn इज इक्वल टू Bm। और इस इक्वेशन को हमने बोला कि शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको तो हम बंद कर देंगे, इसे आपको एग्ज़ामिनेशन में नहीं लिखना है, लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसको इक्विवेलेंटली हम बहुत ही शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो उससे लिख दीजिए। देखिए हमें देखना है कि बदलाव जो है वो किस में आ रहा है। सभी में ए के है, सभी में ए के है बदलाव, और सभी में राइट हैंड साइड में बी है। बदलाव आ रहा है 1 2 3 इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो जो बदलाव जिसमें नहीं आ रहा है उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। यानी हम चाहें इस वाले इक्वेशन को देखें या इसको देखें या इसको देखें, तो बदलाव आ रहा है ये 1 में, सॉरी यहाँ पर इसमें 1 में बदलाव आ रहा है। ये 1 तो है एक जैसे, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ऐसे ही 1 2 3 उसी के अकॉर्डिंग। यानी 1 है तो यहाँ पर 1 है, इधर 2 है तो इधर 2 है, इधर m है तो यहाँ पर m है, तो बाकी सब तो सेम है। यानी 1 1 इधर 2 2 सभी में सेम है। तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, जिसमें बदलाव आ रहा है उससे आप किसी और नंबर से रिप्लेस कर दो, जो भी आपको पसंद हो, आई या यहाँ पर r लिख देते हैं, r से डिनोट कर देते हैं। तो R1 K1 यानी इस सभी इक्वेशंस को m इक्वेशंस हैं उनको इक्विवेलेंटली एक इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं, प्लस a बदलाव जिसमें आ रहा है वो ये है 1 2 3, तो इसके यहाँ पर r कर देंगे, बाकी ये 2 और यहाँ पर K2 लिख देंगे इसी तरीके से, एंड सो ऑन a R n एंड Kn इज इक्वल टू B R लिख देंगे। और यहाँ पर चूँकि सभी इक्वेशंस के लिए लिखना है, जब हम r की वैल्यू को 1 रखेंगे तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा, r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। इस तरीके से r की वैल्यू रखते चले जाएंगे, और जब हम r की वैल्यू m रखेंगे तो ये सभी इक्वेशन जो है इससे डिनोट हो जाएंगे। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 3 डाल देना चाहिए, जिसका हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे। अब हमें ये प्रूव करना है, जैसा कि था हम लोगों ने माना था अगर हम कंसिस्टेंट मानते हैं तो रैंक ए की रैंक को ए बी की रैंक के बराबर हमें प्रूव करना था। तो देखें ए बी है कितना और इसकी रैंक बी के इक्वल कैसे हो जाएगी इस केस में, जबकि हम लोगों ने इसको कंसिस्टेंट मान लिया है और इससे एक रिज़ल्ट यानी इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्टेन कर लिया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऑगमेंटेड, तो इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रहे कि AU ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की स्पेलिंग अक्सर गलत हो जाती है, तो इसलिए हमारे भी क्वेश्चन में शुरुआत में जब हमने लिखा था तो उसी तरीके से नोट करते चले गए, जबकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की स्पेलिंग होती है AUGMENTED। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से बोलते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है ए और बी दोनों मैट्रिक्स इस तरीके से, और कभी कभी यहाँ पर इस तरीके से पार्टीशन भी कर देते हैं, और नहीं भी करें तो भी अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यूज़ को लिख देंगे। आपको मालूम है कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है ए, उसको साथ में एक कॉलम और बढ़ा देते हैं बी को, तो फिर बन जाती है मैट्रिक्स। तो ए तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पीछे जब मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट किया था मैट्रिक्स बार में, तब ये लिखी रही, और राइट हैंड साइड में ये बी है, तो दोनों को मिला देंगे, यानी ए की वैल्यू इसके बराबर है और बी की वैल्यू जो है वो इसके बराबर है। दोनों को मिला के एक जो मैट्रिक्स बनती है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है। तो उसी मैट्रिक्स को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, A11 A21 एंड सो ऑन AM1। या हम कॉलम में लिख लें या रो में लिख लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पहले 1 2, लेकिन एक ही ऑर्डर से रखें तो आपको याद कर रहने में आसानी होगी। AM2 एंड सो ऑन A1N A1 2N ने दूसरा रो है, पहला वाला रो के लिए यूज़ होता है, दूसरा वाला कॉलम के लिए। ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम था, ये nth कॉलम चल रहा है हमारा, एंड सो ऑन। और A यहाँ पर हो जाएगा MN, और इसके बाद यहाँ पर पार्टीशन मैट्रिक्स B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन BM होंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये तैयार हो गई। अब इस मैट्रिक्स में हम कुछ ऑपरेशन
इस तरीके से करेंगे, यानी जो हमारा ये फर्स्ट कॉलम है C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4 और ये CN nth कॉलम है, और ये लास्ट वाला जो कॉलम है इसको फिर हम कहेंगे n+1 कॉलम करेंगे। इस n+1 कॉलम में हम मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, यानी इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, यानी k इस कॉलम में सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी n+1 जो कॉलम है उसमें, और हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स में ऐसा कर सकते हैं, ये ऑपरेशन करना चाह रहे हैं K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस K3 एंड सो ऑन कर दें, एंड सो ऑन प्लस Kn Cn, ये लिखना चाहते हैं हम यहाँ पर। तो हमारा अगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो आपको मालूम है कि मैट्रिक्स में अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं तो मैट्रिक्स बस चेंज हो जाती है, क्योंकि मैट्रिक्स एक इन्फॉर्मेशन होती है और इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है अगर हम इन एलिमेंट को घटाएंगे जोड़ेंगे, लेकिन जो रैंक इसकी आएगी वही जो हम इस ऑपरेशन को एलिमेंट्री ऑपरेशन को करते हैं तब भी रैंक चेंज नहीं होती है। तो रैंक हमारी जो है मैट्रिक्स की चेंज नहीं होगी, तो उसको हम इस तरीके से इक्विवेलेंट का यूज़ करते हैं, यानी रैंक के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंटली रैंक सेम आएगी, जो इस AB की रैंक होगी वही इस जो मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है उसकी रैंक भी वही होगी। तो हम यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, जो शुरुआत के कॉलम है C1 C2 C3 Cn तक तो कोई भी चेंज नहीं कर रहे, जैसे लिखा है एज एड लिख देंगे, A11 A21 एंड सो ऑन AM1 A12 A22 एंड सो ऑन AM2। नेक्स्ट में लिखेंगे देखिए n तक, तो nth कॉलम हम लिख रहे हैं ये, और nth कॉलम तक तो कोई भी हमने बदलाव नहीं किया जो हमारी ऊपर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी। अब जो चेंज आ रहा वो यहाँ पर से आ रहा है, लास्ट वाले कॉलम में से माइनस करना है, यानी B1 में से माइनस करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा था कि इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में हमने K1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें जाके और इसमें K2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें Kn से मल्टीप्लाई कर दिया और सबको ऐड करके लास्ट वाले में से घटा दिया, यानी ये करने वाले हैं, यानी K1 A11 प्लस K2 A12 प्लस एंड सो ऑन, इसमें Kn से इंटू होगा प्लस Kn A1n, और इसी तरीके से सेकंड वाले में यानी जो B2 है इस एलिमेंट में से माइनस करना है इनमें एलिमेंट्री, और मैं मालूम है जब इस तरीके से करते हैं चेंजेस जो है एरो के इस तरफ होता है इसी में चेंज आएगा, यानी लास्ट वाले जो कॉलम है उसमें चेंज आएगा, बाकी कॉलम अनचेंज रहते हैं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है, पता ही होगा, K1 और A21 और प्लस K2 A22 और यहाँ पर प्लस एंड ऑन कर देंगे लास्ट में, प्लस Kn और A2n, इसी तरीके से और इसमें भी होगा, और लास्ट वाला में Bm है ये, उसमें से माइनस हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे K1 से AM1 प्लस K2 AM2 प्लस एंड ऑन प्लस Kn और ये था लास्ट में A जगह कम है नीचे लिख देते हैं AMN ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा डिटर्मिनेंट भी। अब ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आई हैं, हमारा इक्वेशन नंबर जो थर्ड है इसको अगर एक्सपेंड फार्म में देखें तो यहाँ पर तो साफ नज़र आ रहा है, यानी इसको लिखना हमारे लिए बेहतर रहता। तो इसकी वैल्यू जो है वो K1 के बराबर है, तो ये हमारा जो लास्ट वाला है ये इसकी वैल्यू तो ये B1 के बराबर, सॉरी इक्वेशन थर्ड से हम लिख देंगे, इसकी B2 के बराबर है, इसकी BM के बराबर है। तो इन वैल्यूज़ को इसी को इक्वेशन नंबर थर्ड आप डाल सकते हैं और इक्वेशन नंबर थर्ड से वैल्यू लिख सकते हैं इसको, तो या जो लिखा है वो भी लिख सकते हैं इक्वेशन उनको ना डाल के, यानी मेरे कहने का मतलब ये है इसको ना डाल के इससे भी लिख सकते हैं, ये भी उसी के बराबर ही है इक्विवेलेंटली, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है आपको, तो ये भी लिख सकते हैं।
तो A11 A12 एंड सो ऑन A1n। तो B1 ये और ये वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 3 से B1 के बराबर है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है। A21 A22 एंड सो ऑन A2n, और ये B2 ये भी B2 है। इसी तरीके से अब यहाँ पर एंड सो ऑन। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा होगा AM1 AM2 एंड सो ऑन AMN BM, और ये वैल्यू भी BM के बराबर है इक्वेशन नंबर 3 से। यानी हमने लार्ज स्केल पर ये यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स नहीं, ये डिटर्मिनेंट नहीं मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के लिए क्लोज कर देते हैं। डिटर्मिनेंट में तो सीधी लाइंस होती हैं, तो यहाँ बंद कर दिया। और हमने अभी यूज़ किया था इक्वेशन नंबर 3 का, तो लिख दें यूजिंग इक्वेशन नंबर यूजिंग इक्वेशन 3, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएंगे। यानी हम कहें कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स हमने फाइंड की है, तो उसका लास्ट जो कॉलम है 0 हो गया। यानी A11 A21 एंड सो ऑन AM1 A12 A22 एंड सो ऑन AM2 एंड सो ऑन A1n A2n एंड सो ऑन AMN, ये वैल्यू 0 के बराबर हो गई। एंड सो ऑन 0, सारे 0 होंगे इस कॉलम में। ये मैट्रिक्स यहाँ पर कंप्लीट। तो देख रहे हैं कि इस वाले कॉलम को अगर हम छुपा दें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो दिख रही है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल A के इक्वल है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम कोई कॉलम जिसमें 0 0 हों ऐड कर दें, जैसे ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसमें हमने 0 0 वाला कॉलम ऐड कर दिया, तो A की जो रैंक होगी और इसकी रैंक इक्वल होगी। तो ये यह कहना चाहिए यस इक्विवेलेंट होगी मैट्रिक्स A के, A के मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट है। मीन्स इसकी रैंक, चूँकि मैट्रिक्स तो चेंज हो जाती है, लेकिन इसकी जो रैंक होगी अगर ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो इसकी रैंक के रिस्पेक्ट में इसकी जितनी रैंक इसकी होगी उतनी A की रैंक होगी। इसलिए हम देख रहे हैं कि दोनों की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की रैंक इक्वल होती है। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स AB मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वही रैंक जो होगी वो A मैट्रिक्स की रैंक होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया है। इफ़ से पहले वाले को हमने सही माना तो प्रूव कर दिया कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A की जो रैंक है वो इक्वल होगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB के रैंक। ये हमने अभी प्रूव कर दिया। अब इसको सही मान के प्रूव करना है कि सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो यानी हम इससे उल्टा जाके इसको में यानी कन्वर्जली जाके इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें अब कन्वर्जली इसको लेना होगा। तो कन्वर्सली के लिए हमें रैंक मानना होगी इसकी। तो इसको लिख दें यहाँ से कि अब उल्टा प्रूव कर रहे हैं हम। कन्वर्सली उल्टा प्रूव कर रहे हैं कि लेट कर लें कि रैंक ऑफ A मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है रैंक ऑफ AB की। अगर इसको हम सही मानते हैं तो सिस्टम को हमें प्रूव करना होगा कि वो कंसिस्टेंट है और ये रैंक इक्वल है, तो माना कि वो R के इक्वल है। R के बराबर हमने कह दिया से R। तो अगर हमने R यहाँ पर इसको लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे A में वो R होंगे। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर नोट कर देंगे, इसी को लिख देंगे कि और इसी तरीके से A में भी नंबर ऑफ़ कॉलम जो AB में मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम जो होंगे वो R के इक्वल ही होंगे। तो इसी चीज़ को अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट columns in
ए मैट्रिक्स कह दें या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कह दें इज़ जो कि रैंक के बराबर होगा। ये रैंक की डेफिनेशन जब क्लियर हो जाएगी तो ये बात भी अगर दिक्कत आ रही होगी तो उसमें वहाँ से क्लियर हो जाएगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कॉलम जो होंगे ए बी में वो आर होंगे। ये रैंक की डेफिनेशन होती है। किसी मैट्रिक्स की रैंक अगर आर है, जैसे कि आर इसकी आर ली है, इसकी भी आर ली है, तो उसमें जो कॉलम मतलब उनको ऑपरेशन करें, एलिमेंट्री ऑपरेशन करें, प्लस माइनस करें, वो किसी भी हाल में हम उनको ज़ीरो नहीं बना पाएंगे। वो कैसे, कितने में कॉलम होंगे, आर कॉलम होंगे। इसके बाद वाले जो कॉलम मिलेंगे उनको हम ज़ीरो के बराबर कर देंगे। मीन्स ये होंगे कि जो आर तक कॉलम होंगे वो तो उनको ज़ीरो नहीं बना पाएंगे, लेकिन बाद वाले जो कॉलम होंगे उनमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करके उनको हम ज़ीरो के बराबर ले आएंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि जो आर के बाद जो कॉलम होंगे उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बाकी 1 से लेके 8 तक के जो कॉलम हैं उनको जोड़ घटा के उस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लेते हैं लेट them be C1, C2, C3 एंड CR। ये जो अपने कॉलम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम है वो हमने मान लिए, वो R है, C1, C2, CR। देन अदर कॉलम, जो भी अपने बात बोली थी, अदर कॉलम्स कैन बी रिटन, तो जो दूसरे कॉलम होंगे आर के बाद वाले, रिटन एज ए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और जो इंडिपेंडेंट नहीं होते डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे तो जो डिपेंडेंट होते हैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फार्म में लिखा जा सकता है, वही चीज़ लिख रहे हैं। देन अदर कॉलम कैन बी रिटन एज ए लीनियर combination of these column, यानी ये जो कॉलम आर हैं इनको तो हम किसी भी तरीके से जोड़ लें, घटा लें, उनको मतलब इन कॉलम से दूसरे इन कॉलम को ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन इन कॉलम से बाकी जो कॉलम हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। बी, और हमें मालूम है बी भी जो है वो एक कॉलम है। बी जो हमारा ये वाला देखिए ए बी का इतना, ये बी है, तो बी भी एक कॉलम है ए बी का, तो उसी के बारे में लिख रहे हैं। बी इज़ ए कॉलम ऑफ ए बी यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और अगर ऐसा है तो हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं इस तरीके से कि K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस KR CR इज इक्वल टू बी। क्योंकि अभी हम लोगों ने लिखा कि बाकी के कोई भी कॉलम हो उसको हम इन कॉलम यानी C1 से लेकर CR तक, C1 से लेकर CR तक लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख सकते हैं। और चूँकि B भी कॉलम था इस AB का, तो इस B को भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना के हमने यहाँ पर लिख के दिखा दिया। अब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस KR CR। इतना तो जो था हमने वैसे ही नोट कर दिया। आगे क्योंकि R की वैल्यू क्लियरली इक्वल या लेस होगी N के, तो फिर हम माना कि R की वैल्यू N से कम है, उस केस में हम इसके बाद वाले जो कॉलम हैं यानी R+1वां कॉलम भी अगर इसमें जोड़ना चाहें इसी तरीके से और भी N तक, तो 0 × CN, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको हम कुछ इक्वेशन डाल दें। अगर हमने अभी तक कोई इक्वेशन नहीं डाली है, यहाँ पर हमने 3 इक्वेशन डाल चुके हैं, तो हमारे ये इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर इसको डाल देते हैं।
और हमको ये भी पता है कि ये भी शुरुआत में जो मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स हमको दे रखा है तो वो गिवन है, और वो दोनों ही केसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बी इज़ इक्वल टू ए एक्स है। तो ए जो है एक मैट्रिक्स जो कि कॉलम से मिलके बनी है, C1 C2 एंड सो ऑन Cn से, और x का मतलब आपको पता ही है कि ये होगा x1 x2 x3 और xn। और इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी b को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका इंटू इसमें कर लें, यानी x1 C1 प्लस x2 C2 प्लस एंड सो ऑन xn Cn। यानी ये वाला इक्वेशन जो हमारा है उसको ऐसे लिख दें, x1 C1 प्लस x2 C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn Cn इज इक्वल टू v। ये बहुत क्लियर इक्वेशन है, यानी आप उसको ऐसे करके भी समझ सकते हैं कि इसको हम दूसरे पेज पर पलट के बता दे रहे हैं। जैसे भी हमने लिखा यहाँ पर x1 C1 प्लस का x2 C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn Cn, तो v के बराबर कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन उठे। तो x1 C1 क्या था, A11 A21 एंड सो ऑन AM1। इसी तरीके से C2 क्या था, A2 A112 A22 एंड सो ऑन AM2 प्लस एंड सो ऑन कर दें, लास्ट वाला ये n है। तो xn और Cn का मतलब था हमारा 1n A2n एंड सो ऑन Amn। अब इसको अगर हम क्या जाता ये मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो इसका अंदर इंटू करेंगे तो मिलेगा A11 x1 A21 x2 सॉरी x1 ही आएगा, x1 कहीं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एंड सो ऑन AM1। ये आपके समझने के लिए इसको हमें नोट नहीं करना है, वहाँ से छोड़ा सा दोबारा से वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका भी इंटू सभी में कर लें तो आ जाएगा A12 x2 A22 x2 एंड सो ऑन AM2 x2। इसी तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू इसका जब इंटू करेंगे तो A1n A2n एंड सो ऑन AMn, और इन सब में xn का मल्टीप्लिकेशन होगा। और फिर आपको मालूम है कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। तो इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ में ऐड करेंगे प्लस का A12 x2, और फिर इसके साथ में हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्लस A1n xn, और भी यहाँ पर पूरा फिर इसको ऐड करके कंप्लीट किया जा सकता है। तो बाकी की जो दो लाइंस हैं, बाकी की जो लाइंस लिखनी है वो ये हैं, A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस एंड सो ऑन A2n xn एंड सो ऑन, लास्ट वाले लिख दें AM1 x1 प्लस AM2 x2 प्लस एंड सो ऑन AMn xn। देखिए ये जो शुरुआत में हमें इक्वेशन दे रखा था वही तो है दोनों का। अगर जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन के करने पर ये मिलेगा, यानी इसको हमने ऐसे करके लिखा था, और ये जब इतना इसके बराबर है तो ये मिलेगा इसका रिज़ल्ट इन दोनों का इंटू का ये, और इसको हमने शॉर्ट में लिखा था b के इक्वल, तो ये b ही है एक्चुअल में, ये हम यहाँ पर बताना चाह रहे थे। तो ये इक्वल है b के, तो इस b को हम लोगों ने जब यहाँ पर नोट कर लिया इक्वेशन नंबर 5 में इस तरीके से, तो हमारे पास लास्ट के जो इक्वेशन हैं 4 और 5, दो इक्वेशन में अभी मिले हुए हैं, इक्वेशन 4 एंड 5। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 4 और 5 में, आपको इक्वेशन 4 भी नज़र आ रही है और 5 भी, यस। तो इससे हमें मिलेगा जब हम कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों b के इक्वल हैं और तो आपस में भी ये इक्वल होंगे, और
उस केस में C1 का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर x1 है, यानी हम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से कह सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 वी गेट, यहाँ पर C1 का कोफिशिएंट x1 है, वहाँ पर C1 का कोफिशिएंट k1 है। तो इसी तरीके से C2 का कोफिशिएंट यहाँ पर x2 है, वहाँ पर k2 है, और कंपेयर करेंगे और भी वहाँ पर Cn का कॉफी, और बाकी इसके जो है CR तक, इसका भी हम लोगों ने अगर लिखा होता तो CR की जो वैल्यू है वो XR होता है यहाँ पर, और CR होता है ये वाला टर्म। तो XR का जो CR का जो कोफिशिएंट XR होगा, और वहाँ पर CR का कोफिशिएंट KR हो जाएगा। और उसके बाद वाले जो होंगे वो सारे के सारे देख रहे हैं कि CR के बाद वाले CR+1 का भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से XR+1 भी ज़ीरो हो जाएगा, XR+2 की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, और बाकी वो सारे टर्म जो XN तक होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो हमें ये वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी। इससे ये पता चला कि जो हमें सारी वैल्यू मिल गई है, मींस ये हुआ कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, यानी x की सारी वैल्यू मिल गई। अगर ये वैल्यू हमको नहीं मिल पाती, कुछ और रिज़ल्ट आता, ये वैल्यू ऑब्टेन ना होती, तो इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू मिल गई है और इसका सॉल्यूशन है, तो हम कह सकते हैं thus we have अटेंड हमको मिल गया है सॉल्यूशन ऑफ AX = B, इसका सॉल्यूशन मिल गया है। इससे जब सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है तो उसे हम बोलते हैं इट फॉलोज़। इसका मतलब ये हुआ इट फॉलोज़ दैट, इसका मतलब ये हुआ कि दी गिवन सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन था, यानी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था, इस कंसिस्टेंट। तो हमने दोनों तरफ से प्रूव कर दिया, यानी इफ़ जो लगा हुआ था तो इफ़ से पहले को लेके बाद वाला और बाद से लेके पहले वाला ये प्रूव कर दिया। और इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।